आज के इस वीडियो में हम लूसेंट बुक से पेज बाय पेज पढ़ेंगे, पेज नंबर 1 से लेकर के 5 तक। तो सबसे पहले है इतिहास कैसे लिखा जाता है। इतिहास स्रोत और विदेशी लेखक एवं पुरातत्व के बारे में पेज नंबर 1 के बारे में 1 में जानेंगे हम। भारत का इतिहास बहुत ही पुराना है। यह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण भारत में समुद्र तक जो क्षेत्र है उसे भारत कहते हैं। भारत का पुराना नाम आर्यवत और जम्बू द्वीप भी था। विदेशी लोग इस भारत को अलग अलग नामों से बुलाया करते थे। यानी भारत का इतिहास बहुत ही पुराना इतिहास है और यह उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण समुद्र तक फैला हुआ है। और विदेशी लोग जो हुआ करते थे वे भारत को अलग अलग नामों से बुलाया करते थे। कौन कौन से नाम से बुलाते थे इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। अब आगे भारत नाम कैसे पड़ा। कहा जाता है कि राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा। यह नाम सिंधु नदी से आया। ईरान के लोग स को हा बोलते थे, इसलिए सिंधु को हिंदू कहने लगे। यानी ईरान के लोग जो हुआ करते थे वो स को हा बोलते थे और सिंधु नदी को इसलिए हिंदू वे बोला करते थे। तो वहाँ से हिंदुस्तान नाम पड़ा। इंडिया नाम कैसे पड़ा। यूनानी ग्रीस के लोग सिंधु नदी को सिंधु कहते थे, इसे इंडिया नाम पड़ा। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। भारत का प्राचीन इतिहास को समझने के लिए हमारे पास 3 बड़े स्रोत हैं। सबसे पहला स्रोत है विदेशी यात्रियों का विवरण, साहित्यिक ग्रंथ और पुरातात्विक साक्ष्य। क्योंकि भारत में पहले लोग इतिहास लिखने पर कम ध्यान दिया करते थे, इसलिए बाहर से आए कई लोग की दी हुई जानकारी किताबों में लिखी हुई जानकारी ही महत्वपूर्ण मान ली जाती है। यूनानी ग्रीक लेखक से मिली जानकारी हेरोडोटस, इसे हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हेरोडोटस भारत आया नहीं था, लेकिन इसने सुनी हुई जानकारी लिखी थी, इसलिए इसकी जानकारी पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है। यानी हेरोडोटस ने जो सुन करके भारत के बारे में लिखा वे जानकारी विश्वसनीय नहीं मानी जाती है, क्योंकि यह खुद आकर के देखा नहीं था, घुमा नहीं था, इसलिए इसकी जो दी हुई जानकारी है ये विश्वसनीय नहीं मानी जाती है। अगला है मेगास्थनीज। सिकंदर के बाद यूनानी राजदूत बनकर मेगास्थनीज भारत आया था एवं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। इन्होंने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी। सिकंदर के बाद जो यूनान का राजदूत था वो मेगास्थनीज भारत आया था और यह पुस्तक लिखता है, इंडिका नामक यह पुस्तक लिखता है। इन्होंने इस पुस्तक में क्या क्या बताया। पाटलिपुत्र बहुत बड़ा शहर था। इस पुस्तक में इन्होंने यह बताया प्रशासन व्यवस्थित था और समाज कई वर्ग में बटा था, चोरी कम हुआ करती थी। इन्होंने इस पुस्तक में यह सब जानकारी दी। चीनी यात्री भारत क्यों आए। तो चीनी यात्री जो थे बौद्ध धर्म का केंद्र भारत को माना जाता था, इसलिए चीनी यात्री चीन को भिक्षु बौद्ध ग्रंथ सीखने के लिए आए थे। आगे फाहियान गुप्त काल में भारत आया था। इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म का अध्ययन करना। इसने लिखा था लोग शांत थे। अपनी किताबों में इसने लिखा था अपराध कम हुआ करता था, सरकार कठोर नहीं थी। ये सब अपनी किताबों में यह विवरण करता है यानी लिखता है। आगे है हेमसांग। यह हर्षवर्धन के समय भारत आया था।
इसने 15 साल भारत में रहा और नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई की। हेमसंग जो था हर्षवर्धन राजा के समय भारत आया था और यह करीब 15 सालों तक भारत में रहता है और यहीं रहकर नालंदा विश्वविद्यालय में यह पढ़ाई करता है। इसने बताया था कि शिक्षा प्रणाली विकसित थी, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म साथ साथ रहा करते थे, भारत समृद्ध एक देश था। अगला है अरबी लेखक अल बेरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। यह यहाँ की संस्कृति सीखी और इन्होंने किताब लिखा था तहकीके हिंद। अल बेरूनी जो था महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और यहाँ की संस्कृति सीखने के बाद यह किताब जो लिखा था तहकीके हिंद नामक एक किताब लिखा था। इसमें इसने पहली बार भारत का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। इसने धर्म, गणित, समाज विज्ञान सब लिखा था, यानी अपने किताबों में तहकीके हिंद में सब चीज़ लिखा था, गणित के बारे में, समाज के बारे में और विज्ञान के बारे में। आगे है पुरातात्विक साक्ष्य। इतिहास का सबसे पक्का महत्वपूर्ण तथ्य जमीन से मिलने का समान है, यानी इतिहास का जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है वह खुदाई के दौरान जमीन से मिले साक्ष्य को माना जाता है। इसमें क्या क्या शामिल था? अभिलेख जो पत्थरों पर लिखा हुआ था, सिक्के, मूर्तियां, भवन के अवशेष। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, यानी भारतीय पुरातत्व का पिता जो कहा जाता है वे अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में जानते हैं। एरन अभिलेख, सती प्रथा का प्रमाण, भीतरी स्तंभ लेख, हून आक्रमण, अशोक का अभिलेख, मौर्य आक्रमण, यह सब अभिलेखों के में दी हुई जानकारी मिलता है। आगे है अभिलेख झूठ नहीं होता है, इसलिए इसे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, यानी जो अभिलेख जो होता है वे झूठा नहीं होता है और इसलिए इसे इतिहास का जो है सबसे महत्वपूर्ण जानकारी माना जाता है। अब पेज नंबर 2 को देखते हैं। भारत का इतिहास और काल विभाजन। भारत नाम कैसे बना? भारत जो नाम था वे हमने इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं कि भारत नाम कैसे पड़ा, हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, तो इसके आगे जानते हैं। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसमें भगवान, आत्मा और जीवन का रहस्य को बताए गए हैं। उपनिषद के बारे में देखते हैं हम। कुल 108 उपनिषद माने जाते हैं। इसमें 13 मुख्य महत्वपूर्ण उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद हमें ज्ञान साहित्य का रास्ता दिखाता है, मतलब उपनिषद में हम कौन है, आत्मा क्या है, भगवान क्या है, जैसी बातों को समझाई गई है। आगे है रामायण। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं। रामायण में जो है 24,000 श्लोक हैं। यह भगवान राम के जीवन की कहानी है। इसमें अयोध्या वनवास, सीता हरण और रावण वध की कहानी मिलती है। यह हमें सच्चाई, त्याग और धर्म का पालन करना सिखाता है। आगे है महाभारत। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। महाभारत की जो रचना है वह वेद व्यास ने किया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक और कौरव पांडव युद्ध की कहानी, भगवत गीता भी महाभारत का हिस्सा है। इसमें हमें धर्म, कर्म, जीवन और ज्ञान मिला करता है। आगे वेदांग के बारे में जानते हैं। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग बनाए गए हैं। कौन कौन से 6 वेदांग हैं? सबसे पहला है शिक्षा, उच्चारण का ज्ञान, कल्प, यज्ञ के नियम, व्याकरण, निरुक्त शब्दों का अर्थ, छंद और ज्योतिष। यह जो है 6 वेदांग हैं। आगे है पुराण। पुराण के बारे में जानते हैं। पुराणों में
पुराणों में देवता और राजाओं की कहानी है। 18 पुराण माने जाते हैं। इसमें सृष्टि की रचना, देव दानव, युद्ध, अवतार आदि के बारे में बातें मिलती है। यह कहानी के रूप में इतिहास और धर्म को बताता है। अगला है बौद्ध और जैन साहित्य। तो सबसे पहले बौद्ध साहित्य के बारे में जानते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का मुख्य पुस्तक है। इसमें बुद्ध के उपदेश है भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य, इसमें स्वामी की शिक्षाएं हैं। इसमें हमें उस समय के समाज और धर्म की जानकारी मिलती है जैन साहित्य में। अब आगे इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसे 3 भागों में विभाजित किया था क्रिस्टोफ सेलरिज ने। अब आगे इतिहास के स्रोत। तो इतिहास के जो है 4 स्रोत है। सबसे पहला है धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातत्व। आगे हम देखेंगे वेद क्या है। तो वेद एक दुनिया का सबसे पुराना ज्ञान और धार्मिक ग्रंथ है। वेद को जो है 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यह 4 वेद है। अब आता है पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में हम सबसे पहले देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी खोज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले से लोगों को यह पता नहीं था इतनी पुरानी सभ्यता थी। यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता जो थी बहुत ही पुरानी सभ्यता है। लगभग 4000 से 4500 वर्ष पहले की सभ्यता है। इसे 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज करता है। दयाराम साहनी ने यह खोज किया था हड़प्पा का। और 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो का खोज किया जाता है। तब पता चला कि भारत में मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी पुरानी सभ्यता थी। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और मोहनजोदाड़ो का खोज हुआ तब यह पता चला, यह लोगों को जानकारी मिली कि भारत में जो है इतनी पुरानी सभ्यता भी है। मिस्र और मेसोपोटामिया जैसा पुरानी सभ्यता भारत में है, यह लोगों की जानकारी मिली। आगे नगर योजना के बारे में, यानी मोहनजोदड़ो की और हड़प्पा में जो नगर योजना थी उसके बारे में हम देखते हैं। तो सड़क जो थी वह सीधी हुआ करती थी। पक्की ईंटें की सड़क बनाई जाती थी। हर घर में बाथरूम हुआ करता था, स्नानगार हुआ करता था, अन्नगार भी हुआ करता था। ढकी हुई नालियाँ हुआ करती थी, यानी नालियाँ खुला नहीं हुआ करती थी, ढका हुआ होता था। समाज, अब वहाँ के समाज कैसा था। तो वहाँ के समाज के लोग व्यापार किया करते थे, कृषि किया करते थे और पशुपालन भी किया करते थे। अब आगे इनका धर्म क्या क्या था। तो यह मातृ देवी की पूजा करते थे। पशुपति शिव जैसी मूर्तियाँ यहाँ से मिली। पेड़ पूजा भी किया करते थे। अब आगे है अर्थव्यवस्था। यहाँ के लोग खेती भी क्या करते थे। खेती में क्या क्या करते थे। तो गेहूं और जौ की खेती क्या करते थे। व्यापार जो क्या करते थे वे मेसोपोटामिया से क्या करते थे। तो ये था इनका अर्थव्यवस्था। अब लिपि के बारे में जानते हैं। तो ये अभी तक पढ़ा नहीं गया है, यानी ये अभी तक लिपि किसी ने पढ़ा नहीं है। तो इसलिए इसे प्रोटेक हिस्टोरिक कहा जाता है। अब पेज नंबर आते हैं 4 से 5। वैदिक साहित्य का विस्तार, प्रागैतिक इतिहास काल। इसमें कई वेदों के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे सामवेद संगीत का आधार एवं मंत्र गाकर बोले जाते थे। यजुर्वेद यज्ञ के नियम। अथर्ववेद आम जनता का वेद, रोग उपचार और तंत्र मंत्र। आगे है पाषाण युग, पाषाण काल।
इस समय के लोग जीवन यापन करने के लिए शिकार किया करते थे एवं गुफाओं में रहा करते थे। यानी पाषाण काल के लोग जो हुआ करते थे वे अपना जीवन यापन करने के लिए शिकार किया करते थे और रहने के लिए और वे गुफाओं में रहा करते थे। अगला है मध्य पाषाण काल। छोटे छोटे औजारों का उपयोग करने लगे और जीवन धीरे धीरे जो है स्थिर होने लगी। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि छोटे छोटे लोग औजारों का उपयोग करने लगे और जीवन धीरे धीरे स्थिर होने लगा था। नव पाषाण काल, इस काल में लोग सबसे बड़ा बदलाव आया कि लोग खेती करना शुरू कर दिए, पशुपालन और गांव में बसाकर रहने लगे। यानी नव पाषाण काल के जो लोग थे वे खेती करना शुरू कर दिए और पशुपालन और गांव में रहना शुरू कर दिए, गांव बसा करके। यहीं से सभ्यता की शुरुआत हुई। तो यह आपका लूसेंट बुक से पेज 1 से लेकर के पेज 5 तक कंप्लीट हो गया। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो हमने इस वीडियो में आपको बताया। तो अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं और कुछ सीखने के लिए मिला, अच्छा लगा तो एक लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचती रहे।